जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। ये आज का टॉपिक है वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। इस क्वेश्चन को पूछा था 2017 में कि वैश्विक उष्णता क्या है, इसके प्रभाव और मुक्ति के उपायों का वर्णन करें। ये बिहार बोर्ड के 12वीं का एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और यह पर्यावरण से संबंधित है और बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये परीक्षा जो बोर्ड का है उससे में तो पूछता ही है। इसके साथ साथ जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उसमें पीटी हो या मेंस हो, हर एक परीक्षाओं में यह पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। और यहाँ अगर हम कंसेप्ट को समझ लें तो इसका फ़ायदा दूसरे सवाल को, दूसरे टॉपिक को भी समझने में मिलता है। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वैश्विक उष्णता। वैश्विक उष्णता, वैश्विक मतलब विश्व का, उष्णता उष्ण मतलब गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग तो पूरे ग्लोब का, वार मतलब भी होता है गर्म करना, तो इसका मतलब है कि पूरा संसार का गर्म होना। आखिर ये दुनिया गर्म क्यों हो रही है, पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है, इसको समझना है। इसका क्या प्रभाव है और इसका मुक्ति का क्या उपाय है। तो पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी को ही वैश्विक उष्णता कहते हैं। सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का औसत तापमान अगर हम देखें तो उसमें जो बढ़ोतरी है उसी को क्या कहेंगे, वैश्विक उष्णता। अगर पृथ्वी का ही हम लोग अध्ययन करें तो पृथ्वी का पूरे ग्लोब का अध्ययन करें तो हर एक भूखंड एक जैसा नहीं है। पृथ्वी के किसी क्षेत्र पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अगर हम लोग पृथ्वी का अगर देखें, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, पोल अगर हम लोग देखें और विषुवत रेखा, तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे तापमान में कमी आएगी। अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। तो देखते हैं पूरा पृथ्वी पर तापमान एक जैसा नहीं है, विषुवत रेखा के पास ज़्यादा होगा और पोल के पास कम होगा। फिर यहाँ भी जो हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। ये पूरा तापमान, पूरी पृथ्वी का तापमान का औसत आंकड़ा हम निकालेंगे, औसत तापमान को निकालेंगे तो उसी को कहेंगे वैश्विक उष्णता। अगर इसमें वृद्धि हो गया तब क्या होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग, विश्व का तापमान बढ़ गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ गए कि वैश्विक उष्णता किसको कहेंगे, पृथ्वी के औसत तापमान को ही क्या कहेंगे, वैश्विक उष्णता। अगर पृथ्वी का औसत तापमान देखें तो यह 15 डिग्री टेम्परेचर होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहीं कहीं पे 14 डिग्री भी लिखा रहता है, 14 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी पर जो नीचे का सतह है क्षोभ मंडल, उससे CO2 गायब हो जाए तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसे पृथ्वी है, इसका ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से अगर CO2 एस्केप कर जाए, गायब हो जाए, भाग जाए, हट जाए तो तापमान में ह्रास हो जाएगा और -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जीवों का रहना संभव नहीं है। तो एक हम ये नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट कि पृथ्वी पर CO2 का रहना नुकसानदेह है, CO2 खराब है, ऐसा नहीं है। CO2 रहना चाहिए, जैसे 0.03% CO2 है, रहना चाहिए, लेकिन उसका मात्रा फिक्स है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तब जाकर दिक्कत है। अगर CO2 की मात्रा में कमी हो गई, परसेंटेज में कमी हो गई, तब फिर परेशानी है। क्योंकि अगर CO2 नहीं रहेगा तो फिर पृथ्वी का औसत तापमान में कमी हो जाएगी, और औसत तापमान में जब कमी होगी तो फिर वहाँ पर मानव जीवन और ये जैव विविधता जो है, पेड़ पौधा जीव जंतु है, इसका रहना संभव हो जाएगा, इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व संभव हो, पेड़ पौधा जीवित रहे, जीव जंतु जीवित रहे, सब ये आहार श्रृंखला, आहार जाल चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि CO2 रहे। लेकिन इसकी मात्रा में अगर वृद्धि हो जाएगी, CO2 की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाएगी जो 0.03% है, इससे अगर ज़्यादा होने लगा तो फिर उसका दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएगा। तो चलिए आज इसी को देखते हैं कि आखिर
पूरा दुनिया का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे हम एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से किरण चल रही है जिसको कहते हैं सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन, जो शॉर्ट वेव है। ये क्या है? शॉर्ट वेव है, लघु तरंगे हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, सौरिक विकिरण। और ये सूर्य से चल रही है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंची सौरिक विकिरण। चूँकि ये सूर्य हॉटर है तो हॉटर बॉडी से क्या होता है? शॉर्ट वेव चलता है। तो पृथ्वी पर जब आया तो पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद ये सौरिक विकिरण फिर परावर्तित होकर वायुमंडल में जाएगा। ये सौरिक विकिरण परावर्तित होकर लौट रहा है, रिटर्न हो रहा है। तब इसका नाम हो जाएगा पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। और ये तब हो जाएगा दीर्घ तरंग। तब ये क्या हो जाएगा? दीर्घ तरंग। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सूर्य से जब सोलर रेडिएशन चलती है तो वो शॉर्ट वेव होगा, और जब पृथ्वी से टकराने के बाद रिटर्न होगा तो ये हो जाएगा लॉन्ग वेव। ये हो जाएगा लॉन्ग वेव, मतलब दीर्घ तरंग। और ये दीर्घ तरंग को क्या करेगा? ये CO2 का आवरण वायुमंडल से बाहर जाने से रोकेगा, एस्केप होने से रोकेगा। तो इसका मतलब है कि ये एक छतरी का काम करेगा, उसको जाने नहीं देगा। जब जाने नहीं देगा तो क्या होगा? ये जो पार्थिव विकिरण है वो क्षोभ मंडल में ही रह जाएगा, और क्षोभ मंडल में ही जमा रहने के कारण क्या होगा? तापमान में बढ़ोतरी करेगा। उसी को हमने यहाँ लिखा है, वातावरण में बढ़ती हुई CO2 का स्तर पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देता है, फलतः वातावरण के तापमान में वृद्धि होगी, और इसी वृद्धि को क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब ये जो CO2 है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 जिम्मेदार है। अब CO2 जिम्मेदार है तो फिर ये वातावरण में CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी कैसे हुई, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये CO2 का मात्रा वातावरण में बढ़ोतरी होने का दो कारण है। एक है प्राकृतिक कारण, एक प्राकृतिक कारणों से वातावरण में CO2 का मात्रा बढ़ेगा। दूसरा है मानव जनित, दूसरा मानव जनित भी कारण है जिसके कारण वातावरण में CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे प्राकृतिक कारण में हो गया ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ज्वालामुखी का कहीं पे विस्फोट होगा तो उससे जो लावा, राख, धुआं, गैस ये सब निकलेंगे, उससे भी CO2 निकलेगा, जिसके कारण वातावरण में CO2 का मात्रा में बढ़ोतरी होगा। दूसरा मानव जनित हो गया। तो मानव जनित में हो जाएगा जैसे कल कारखाने लगा रहे हैं तो उसके चिमनियों से धुआं निकल रहा है, मोटर वाहन चल रहा है, तो जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, कोयला को जला रहे हैं, पेट्रोल को जला रहे हैं, डीजल को जला रहे हैं, तो इन सब से जो धुआं निकल रहा है उससे भी CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हो गया मानव जनित। और प्राकृतिक में हो गया ज्वालामुखी विस्फोट। तो ये वातावरण में CO2 बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और ये CO2 की मात्रा में जितनी बढ़ोतरी होगी तो ये पार्थिव विकिरण को पृथ्वी के जो सतह है उससे टकराकर जो पार्थिव विकिरण वायुमंडल से निकल रहा था उसको क्षोभ मंडल में ही रोक लेगा। और जब यहाँ पे रोक लेगा तो क्या होगा? वातावरण के तापमान में वृद्धि होगी। तो ये सब घटना है। तो इसका आखिर इस दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी जानना जरूरी है कि हमारे लिए वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होना किस तरह से फायदेमंद है, किस तरह से नुकसानदेह है, इसको रोकने का क्या उपाय है, उस पर भी हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखें कि वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले प्रभाव होगा कि जैसे यहाँ पे हमने अभी क्या देखा था कि ये जैसे पृथ्वी है, ये हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये हो गया आपको 90 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री ध्रुव पोल। तो यहाँ पर क्या विशाल हिमखंड है, यहाँ पे क्या है? बर्फ जमा हुआ है। जैसे जैसे वातावरण के तापमान में वृद्धि होगा, ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगा, तो ये जो हिमखंड जमा हुआ वो पिघलेगा, या हिमालय के ऊपर ऐसे ऐसे पर्वत के ऊपर जो हिम के चट्टान है, बर्फ़ के चट्टान है, वो सब पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर सब पिघलेगा, हिमखंड पिघलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि असमय बाढ़ आएगा। और ये सब पानी नदी के रास्ते समुद्र में जाएगा। समुद्र में जब जाएगा तो क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो समुद्र के सतह के करीब जो भी शहर बसा हुआ है, जो भी मानव रहता है,
वो सबका जीवन संकट में आ जाएगा, उसको पलायन करना पड़ेगा, नहीं तो समुद्र अपनी चपेट में ले लेगा, अपने गोद में संभाल लेगा। क्योंकि जो ही समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो समुद्र का निकटवर्ती क्षेत्र तो जल में विलीन हो जाएगा। तो इसके कारण लोगों में विस्थापन की सबसे बड़ी समस्या होगी। दूसरी समस्या होगी, जो कृषि योग्य भूभाग है वो बहुत सारा समुद्र में समाहित हो जाएगा, तो सबसे बड़ी ये समस्या होगी। तो दूसरा है समुद्र का जलस्तर बढ़ना। तीसरा है कि बारिश के तरीक़ों में बदलाव होना। बारिश के तरीक़ों में बदलाव तो होता ही है। अभी हम लोग देखते हैं कि जिस समय बारिश का महीना होता है उस समय बारिश नहीं होती है और समय वर्षा हो जाती है। कभी कभी होता है कि ज़्यादा बारिश हो गई, कभी हुआ कि सूखा की स्थिति हो गई। तो ये जो पैटर्न है रेन का होने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव हो रहा है, और ये कारण जिम्मेदार है। किसके कारण ये हो रहा है? वैश्विक उष्णता के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगला जो होगा, जैव विविधता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब जीव और विविधता मतलब अनेकता। जैसे हम लोग देखें, अगर एक लोकेशन को लें, एक क्षेत्र को लें, तो यहाँ पर क्या है? मानते हैं कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, बंदर, सूगर, सांप, बिच्छू, छुछुंदर, पेड़ पौधा, ढेर सारा है। तो जितने तरह के जीव जंतु पेड़ पौधा है उतना समृद्ध वो जैव विविधता है। जैव मतलब जीवन और वहाँ पर विविधता मतलब अनेकता। जितना ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी होगा, जितना तरह का विविधता होगा, वो जो क्षेत्र उतना ज़्यादा समृद्ध होगा। क्योंकि अगर एक ही तरह का जीव होगा तो फिर फूड चेन नहीं चल पाएगा। हम लोग देखे हैं कि उत्पादक से लेकर टॉप कंज्यूमर तक कैसे एक फूड चेन चलता है, और फूड चेन, फूड वेब से कैसे ये पूरा प्रकृति और ये पूरा सृष्टि संचालित हो रहा है। इस जैव विविधता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसका कारण उसके बाद क्या होगा कि आनुवांशिक विविधता पर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा। किसका? वैश्विक उष्णता के कारण। क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो वातावरण का तापमान बढ़ने के कारण बहुत सारे ऐसे भी जीव होंगे जो हाई टेम्परेचर पर विलुप्त हो जाएंगे। वो हाई टेम्परेचर पर रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, तो इसके कारण विलुप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो ध्रुवीय क्षेत्र है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाली मछलियाँ हैं, या पोलर बियर है, या और भी जीव जंतु जो ध्रुव में रहता है, अगर बर्फ़ पिघल जाएगा तो फिर गर्मी के कारण उसका शरीर अनुकूलित नहीं हो पाएगा, बढ़ते हुए बदलते हुए तापमान में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो विलुप्त हो जाएगा। तो आनुवांशिक विविधता पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। वैश्विक तापमान में तो वृद्धि होगा, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि वैश्विक उष्णता, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया का औसत तापमान में वृद्धि होगा। और जब औसत तापमान में वृद्धि होगा तो रोग में वृद्धि होगा, क्योंकि जब भी तापमान बढ़ता है तो बहुत सारे सूक्ष्मजीव वो सक्रिय हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे रोगों में वृद्धि होगी। भूखमरी, बाढ़, सूखा, ये सब में वृद्धि होगी। क्योंकि अगर वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा तो फिर लोग खाएगा क्या? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है तो उसको खाने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन तो तभी मिलेगा जब कृषि होगी, जब पैदावार होगा। और जब बारिश के पैटर्न में ही बदलाव होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कृषि प्रभावित होगी। कृषि प्रभावित होगी तो फिर क्या होगा? फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, जिसके कारण लोगों में भूखमरी होगी, और रोग होने के कारण क्या होगा? लोगों की आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति में भी ह्रास होगा, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो ये वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग एकाएक नहीं हुआ है। जैसे जैसे मानव विकास करता गया, इसकी इच्छाएं भी बढ़ती गई, और विकास का जैसे जैसे दौर बढ़ता गया वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता गया। क्योंकि हमने अपने लालच के कारण बहुत सारे वनों को काटा, बहुत सारे जंगलों को काटा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के बारे में कभी नहीं सोचा, जिसके कारण आज दुष्परिणाम हमारे सामने है। लेकिन अभी भी सचेत होने की ज़रूरत है, और इसके लिए वैश्विक स्तर पर भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम लोग अलग से एक अध्ययन करेंगे सेपरेट वीडियो के साथ, कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कौन कौन सा उपाय है। तो सबसे पहले है कि CO2 के उत्सर्जन को कम करना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को
बढ़ाने में CO2 की अहम भूमिका है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब CO2 जिम्मेदार है तो CO2 को कम कर दो। CO2 को अगर कम कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करेंगे, तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। दूसरा है कि CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्सर्जन को रोकना। तो इसके लिए क्या होगा कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से है? तो ये वायुयान से, रेफ्रिजरेटर से, तो AC से निकलता है। तो अगर उसको हम लोग रोकें या CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाए, CFC फ्री AC बनाए, तो क्या होगा कि CFC गैस में कमी होगी और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी होगी। उसके बाद है अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर जोर देना। अक्षय ऊर्जा मतलब वैसा ऊर्जा का स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे अक्षय ऊर्जा में कौन आएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमें अपने आप को जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इस पर जो निर्भरता है उसको कम करना होगा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसे और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग देखते हैं कि छोटे लेवल पर ही, लेकिन सोलर ऊर्जा का उपयोग होना शुरू हो गया है। सोलर प्लेट के माध्यम से बल्ब जला रहे हैं, सोलर ऊर्जा का उपयोग करके गाड़ी चला रहे हैं। तो ये अभी शुरू कर दिए, पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना हम लोग सोलर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करेंगे, तो वैसे वैसे जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता कम होगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। और वनों उन्मूलन को रोकना। हम लोग लालच के कारण क्या करें कि जंगल के एक विशाल भूभाग को हम लोग काट रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। क्योंकि जंगल क्या करता है, वन क्या करता है कि वातावरण में जो CO2 है उसको अवशोषित करके वो फोटोसिंथेसिस के लिए अपना उपयोग करता है, कार्बन श्रिंकिंग करता है। अगर वन रहेगा, जंगल रहेगा, तो कार्बन श्रिंकिंग के द्वारा कार्बन को अवशोषित करके, CO2 को अवशोषित करके बैलेंस रखेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने लालच के कारण जंगल को काट रहे हैं।